दिस इज लव। और आज हम रिमोट सेंसिंग में आगे बढ़ने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएशन। मतलब कि जो एनर्जी निकल रही है, जो अलग अलग कलर वेरिएंट हमारा जो रेंजेस है उसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बनता है और वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो हमारे पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएशन। ओके, तो जैसे टोटल एनर्जी एमिट होती है ऑब्जेक्ट में से, तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ उसकी एनर्जी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उसका अलग अलग रेंजेस, जैसे कि IR स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायोलेट, फिर म्यू वेव्स है, गामा रेज है, एक्स रेज है। ठीक है, वो अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम में से जो एनर्जी निकल रही है वो अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो उसकी एनर्जी भी वेरी होगी। ठीक है, तो उसका जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है। देखिए यहाँ पे जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसके वर्सेस हमने ग्राफ बनाया है वेवलेंथ का, जो किसमें है म्यू एम, मतलब कि वो है माइक्रोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये क्या किया हुआ है कि अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया हुआ है। सपोज हम 2000 केल्विन पे ग्राफ बनाएं तो वो कुछ नीचे होगा। फिर हम 3000 पे बनाएं तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। 4000 पे बनाएं वो तो थोड़ा सा ऊपर होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है उसकी जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन इंटेंसिटी, वो ऊपर जा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, ये जो है वो माइक्रोमीटर में है। मतलब कि ये जो बीच की रेंज होगी वो हमारी बीच की रेंज क्या है, तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, और जो क्या है हमारी विजिबल रेंज है। मतलब कि हम 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 एमस्ट्रॉन्ग तक हम देख सकते हैं, वो हमारी विजिबल रेंज है। तो उसको अगर हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा 0.4 से लेकर 0.7। ओके, तो यहाँ पे जो होगा वो 0.4 से लेके 0.7 होगा हमारी विजिबल रेंज। अगर 0.4 से हम बिलो जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा अल्ट्रा वायोलेट। ठीक है, और इसके ऊपर, किसके ऊपर, मतलब कि 0.7 के ऊपर अगर हम चले गए तो ये होगा हमारा इंफ्रारेड। तो ये वाला जो है मतलब कि कहाँ क्या होता है ये मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में समझा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अल्ट्रावायोलेट पे कितनी रेंज होती है, IR में कितनी होगी, एक्सरेज में कितनी होगी, वो सब मैं डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है बीच में आपको कलर्स दिख रहे हैं, ये ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। ठीक है, तो ये हमारी विजिबल रेंजेस है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर पे ऊपर चले जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ओके, यहाँ पे ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये क्या है, लैम्डा जब मैक्सिमम बनता है, जब मैक्सिमम बनता है, क्योंकि हर एक पे अलग अलग होगा। यहाँ पे 2000 पे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, 3000 पे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, 4000 पे यहाँ पे मैक्सिमम हुआ। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता जा रहा है। अगर हम इससे भी बिलो टेम्परेचर ले, मतलब कि 1000 केल्विन है तो वो यहाँ और भी नीचे बनेगा। अगर 200 केल्विन ले तो वो और भी नीचे बनेगा। लेकिन क्या होगा कि उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या होगी, शिफ्ट होती जाएगी। मतलब कि अगर मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पे, मिनिमम टेम्परेचर वो यहाँ पे होगा, तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे वैसे वो शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या बताता है, टोटल रेडिएंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी रेडिएशन है वो निकल रही है, कितना रेडिएशन है वो हम ये दिखा रहा है एरिया अंडर द कर्व। किसका एरिया अंडर द कर्व है, ये रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, और उसका एरिया अंडर द कर्व दिखा रहा है कितनी रेडिएशन है वो है। ओके, कितनी रेडिएशन एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे द कर्व इल्यूस्ट्रेट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ग्राफिकली। स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो लॉ है वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, it is observed that the higher the temperature of the radiator, the greater the amount of radiation it emits। जैसे जैसे इंक्रीमेंट, मैंने बोला कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे इसका जो रेडिएशन एमिट करने का जो अमाउंट है, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या ग्राफ में से हम क्या क्या डिनोट कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर यह कर्व और क्या दिखा रहा है, तो द कर्व ऑल्सो शो दैट देयर इज अ शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ इन द पीक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन एज टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ तक जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे ये, मैंने क्या बोला, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ तक जैसे जा रहा है वैसे ये शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड। लेकिन अगर ये हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ तक शिफ्ट हो जब जाएगा तब ये लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट होगा लेफ़्ट टू राइट। फिर द वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व विच इज़ अ मैक्सिमम, यहाँ पे जो मैक्सिमम जा रहा है हर बार, ठीक है, या तो फिर 5000 ले लो या 4000 ले लो या 200 केल्विन ले लो, लेकिन हर बार कुछ एक जगह पे वो मैक्सिमम जाएगा। वो जो जगह पे मैक्सिमम जा रहा है, जो टेम्परेचर से हम रिलेट कर सकते हैं, वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लो। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर से मतलब कि हम उसको रिलेट करें, सपोज 5000 केल्विन है, तो यहाँ पे विंस डिस्प्लेसमेंट लो क्या है, लैम्डा इज प्रपोर्शनल टू 1/T। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर दोनों को रिलेट करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली हर बार है वो उसका रेशियो है वो सिमिलर आएगा। जैसे कि यहाँ पे लैम्डा एम मैक्सिमम है, यहाँ पे विजिबल रेंज, ठीक है, तो विजिबल रेंज पे ये लैम्डा सपोज यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, 0.5 पे ये विजिबल है, तो 0.5 इसका क्या हुआ, वेवलेंथ हुआ। इसकी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 5000 केल्विन। ओके, वैसे और उन दोनों का अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी डिनोट करें, सेकंड टाइम हम लेते हैं 4000 केल्विन, तो 4000 केल्विन पे ये जो वेवलेंथ है वो जा रही है सपोज 8 पे, 0.8 पे। ठीक है, वैसे ये 2000 केल्विन है, वहाँ पे जा रहा है 1.2 पे। तो जैसे जैसे हम सब पुट करते जाएंगे वैसे पता चलेगा कि हर बार इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी कंडीशन है उसके हिसाब से ये हर बार उसका आंसर सिमिलर ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका ये विंस डिस्प्लेसमेंट लो, विंस ने ये पता लगाया है कि ये जो वेवलेंथ है और टेम्परेचर है दोनों का रेशियो ऐसा होता है कि हर बार अगर हम कुछ भी रखें लेकिन उसका जो रिलेशन है, उसका जो वैल्यू आएगा वो सिमिलर ही आने वाला है। ओके, और अगर हम नेक्स्ट बात करें सन की, अभी यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आएगी तो सन की तो बात आने ही वाली है। तो यहाँ पे जो सन है वो एमिट करेगा रेडिएशन इन द सेम मैनर एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। यहाँ पता है सन है वो एक टाइप का क्या है, ब्लैक बॉडी है ना। तो ब्लैक बॉडी के जितना जैसा वो एमिट करेगा, तो यहाँ पे सन है उसका टेम्परेचर कितना है 6000 केल्विन और अर्थ का कितना है 300 केल्विन। कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे जा नहीं सकते सन पे, क्योंकि इतना डिफरेंस देखिए, अर्थ का डिफरेंस, अर्थ का कितना है 300 केल्विन है ना, और सन का है 6000 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे सन और अर्थ के कंपैरिजन की जाए तो 6000 केल्विन को हम लिख सकते हैं 5727 डिग्री सेल्सियस, या तो फ़ारेनहीट में 10340 फ़ारेनहीट, और अर्थ के बारे में 288 केल्विन या तो अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन, और
15 डिग्री सेल्सियस और 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये जो सन है वो देखिए और अर्थ देखिए, वैसे ही देखने में ही बहुत डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ का और सन का टेम्परेचर है, हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि सन है वो रेडिएशन एमिट कर रहा है जैसे ब्लैक बॉडी करता है। नेक्स्ट कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडिएट existence from earth feature occurs at a wavelength of about 9.7 माइक्रोमीटर। अभी यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रल रेडिएट कर रहा है, ठीक है, वो कितना है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 9.7 माइक्रोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडिएशन है वो कोरिलेट्स विथ टेरेस्ट्रियल हीट। जैसे टेरेस्ट्रियल हीट, ठीक है, मतलब कि जो बाहर के यूनिवर्स के जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है वो जो हीट बाहर निकाल रहे हैं उसके रेट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसके वजह से इसका जो वेवलेंथ है इतना 9.7 माइक्रोमीटर है और इसको हम बोल सकते हैं थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी। थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी है, और पता है हमें कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो कभी भी क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हम ऐसे ही नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ऐसे ही फ़ोटोग्राफ ले ली और उसकी जो एनर्जी है वो हम देख ली। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखते सपोज़ यहाँ पे ऐसे मैंने ये सपोज ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है, कि यहाँ पे इतनी केल्विन है, वो मैंने नहीं लिखा है और मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि ये सन है, ये अर्थ है। तो कैसे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है? ठीक है, तो जस्ट फोटोग्राफ से हम नहीं बोल सकते कि इतनी इसकी एनर्जी क्या है, बट ये जो है वो सेंस करेगा। कुछ रेडियोमीटर्स होते हैं, कुछ स्कैनर्स होते हैं, वो सेंस करते हैं एनर्जी को, जिससे पता लगता है हमें कि उसकी रेडिएशन एनर्जी कितनी है, वो कितना हीट निकाल रहा है, कितना टेम्परेचर है उसका, वो हमें पता लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है हमारा, जो ग्राफ में जो हाईएस्ट पीक है वो सन के द सन हैज़ अ मच हायर एनर्जी पीक दैट अकर्स एट 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ का है, अर्थ का कितना है, मैक्सिमम हाईएस्ट पीक 9.7 माइक्रोमीटर है और यहाँ पे सन का है वो कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, सो जो हमारी आइज़ है वो किससे से मतलब कि किसके सेंसिटिव है, एनर्जी से। जो हमें दिखता है, जितनी वेवलेंथ का दिखता है उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो when the sun present we can observe earth features by virtue of reflected solar energy। तो सन है, फिर भी हमें मतलब कि हम अर्थ पे रह रहे हैं, फिर भी हमें सन की प्रेजेंस है वो दिखती है। ठीक है, क्यों दिखती है? क्योंकि जो हमारी आइज़ है वो सेंसिबल है उस टाइप की एनर्जी को पता लगाने के लिए, उस टाइप की एनर्जी को हम देखने के लिए वो सेंसिबल है, इसीलिए हम है वो सन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी एमिटेड बाय एम्बियंट अर्थ फीचर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली विथ अ नॉन फोटोग्राफिक सेंसिंग सिस्टम। सिर्फ नॉन फोटोग्राफिक सेंसिंग सिस्टम है, उससे ही हम बहुत लॉन्ग वेवलेंथ की अगर एनर्जी एमिट हुई, ठीक है, बाय एन अर्थ एम्बियंट, अगर अर्थ से कुछ बहुत लंबी वेवलेंथ वाली एनर्जी एमिट हुई तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉन फोटोग्राफिक सेंसिंग सिस्टम से ही पता लगा पाएंगे। यहाँ पे कुछ सेंसर्स होते हैं जैसे रडार सिस्टम्स हैं, वो क्या करेंगे तो खुद ही सप्लाई करते हैं एनर्जी। ठीक है, खुद ही सप्लाई करेंगे कि कुछ फीचर्स पता लगाने के लिए खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसको बोलते हैं हम एक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की सिस्टम होगी, एक होगी एक्टिव सिस्टम और दूसरी होगी पैसिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो एक्टिव सिस्टम है वो खुद का ही सोर्स है, खुद ही बाहर निकाल रहा है, तो उसको एक्टिव सिस्टम बोलेंगे। मतलब कि वो नेचुरली उसमें अवेलेबल है वो एनर्जी।
और पैसिव सिस्टम क्या होगी, तो दूसरे के पास से कुछ एनर्जी ले रहा है और वो फिर हमें एनर्जी दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव सिस्टम। जैसे सन है हमारा, तो हमारी एक्टिव सिस्टम है, मतलब कि डायरेक्टली हमें वो एनर्जी दे रहा है। लेकिन जो मून है वो पैसिव सिस्टम, क्योंकि वो सन से एनर्जी लेके हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और कॉमनली कैमरा होता है, तो कैमरा में उसमें से फ्लैश आ रही है, मतलब कि वो होगा एक्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिसमें सनलाइट होगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सन के रिलेटेड सोलर पैनल्स लगाई होती है, जिससे क्या होगा कि सन में से कुछ एनर्जी आएगी, उसके बाद वो कैमरा चालू होगा, ठीक है। तो वो होगा सब पैसिव सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ रडार्स में दिखाए हुए हैं कि वो क्या करेंगे, एक्टिव सिस्टम की तरह काम करेंगे, कुछ सेंसर की तरह काम करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कितनी वेवलेंथ आ रही है, ओके, और कहाँ से आ रही है, कितने हिसाब से आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर कितना है वो हम रडार से पता लगा सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।